गया था कि 2022 की स्थिति के अनुसार हमारे भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑप्शन अगर आपको अच्छे से पता होगा तो ही आप लोग इस प्रश्न को कर सकते थे। यहां पर हमारे भारत के टोटल 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि आगे चलकर आपके प्रधानमंत्री बने थे। पहला नाम आता है मोरारजी देसाई का, जो कि पहले गैर कांग्रेसी भारतीय पीएम थे। ये आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सीएम थे। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश के थे। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के थे। एचडी देवगौड़ा साहब कर्नाटक के थे। और वर्तमान में हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये आपके गुजरात के मुख्य मंत्री थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो ये जो आपकी योजना है, इसके लिए दिशा निर्देश महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि अगर हम लोग मिशन शक्ति की बात करें, पोषण 2.0 की बात करें, तो इसी के साथ मिला करके मिशन वात्सल्य योजना को लॉन्च किया गया है। और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश के बच्चे हैं उनको यहाँ पर स्वास्थ्यप्रद चीजें दी जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में सीबीआईसी ने आयातित पाम ऑयल पर जो इंफ्रा डेवलपमेंट सेस है उसको 7.5% से घटाकर कितना किया है। तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, जो इस ऑयल के ऊपर इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगता है उसको सीबीआईसी ने 7.5% से घटा करके 5% किया है। वहीं पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 8.25% थी, इसको घटा करके केंद्र सरकार के द्वारा 5.5% यहां पर किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड दिया गया। अब देखिए, ये प्रश्न एग्जैक्ट आया था या नहीं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बताया गया मुझे कि 100 अवार्ड नाम से कोई प्रश्न आया था। तो यही अवार्ड आपके इस साल दिया गया है, जिसका नाम टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है वो मिला है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि यहां पर कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि पोखरण, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, यहां पर पहली बार परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो ये जो परमाणु परीक्षण है ये आपके 18 मई 1974 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम के साथ में ये परमाणु परीक्षण किया गया था। दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण है वो 11 मई 1998 को होता है और इसीलिए 11 मई को हर साल हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। तो इस वाले का कोड नेम क्या था, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि भारत में पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपका कब जारी हुआ था। तो पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपके 1950-51 में हमारे देश में प्रस्तुत किया गया था और ये आपके केंद्रीय बजट का हिस्सा था। आपको ये ध्यान रखना है कि 1964 से ये प्रावधान कर दिया गया कि इकोनॉमिक सर्वे आपका अलग आएगा और हमारा जो केंद्रीय बजट है वो आपका अलग प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी अगर हम लोग वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जो कि हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं, जिसे अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि खड़ीम किस राज्य का जल संरक्षण का एक तरीका है। तो खड़ीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका यूज मुख्य रूप से मरुस्थल में किया जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, और हमारे देश में जो मरुस्थल है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो खेत के किनारे सिद्ध पाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रह किया जाता है और इस प्रकार से जो संग्रहित जल है उसे कृषि भूमि में पर्याप्त नमी पहुंचा करके उसमें फसल का उत्पादन किया जाता है। तो खड़ीम ये आपके राजस्थान का एक जल संरक्षण का तरीका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मार्च माह में मनाया जाता है। देखिए, इसके सिर्फ मुझे दो ही ऑप्शन मिले हैं, एक का नाम हम्पी है, एक का नाम नटराज है। और इन दोनों त्योहारों की अगर हम बात करें तो ये त्योहार संभवतः आपके नवंबर महीने में मनाए जाते हैं। होली जो हमारा होता है वो तो आपके मार्च में ही होता है, लेकिन होली आपके ऑप्शन में नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए गए थे उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ में उसे इंक्लूड करके दूंगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना थॉमस ओल्डहम के द्वारा 4 मार्च 1851 को किया गया था और वर्तमान में डॉक्टर एस राजू इसके डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उमानंदा नाम का जो द्वीप है वो हमारे किस नदी में या फिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि असम में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वहीं पर गुवाहाटी के पास में आपको उमानंदा रिवर आइलैंड देखने को मिलेगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है।
ब्रह्मपुत्र में आपको दो और इस प्रकार के आइलैंड ध्यान रखने हैं। एक आइलैंड का नाम है मांजुली आइलैंड है, जिसे असम के द्वारा एक जिले का दर्जा भी दिया गया है, और दूसरे का नाम है मयूर आइलैंड। तो ये दोनों आइलैंड भी आपको ब्रह्मपुत्र नदी में ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि श्योक किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है। तो श्योक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके इंडस यानी कि सिंधु की सहायक नदी है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी सिंधु की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो लेफ्ट साइड से जास्कर, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज, हाकरा ये सहायक नदियां हैं। वहीं पर अगर हम लोग राइट साइड से बात करें तो श्योक नदी है, काबुल है, गिलगित है, स्वात है, खुर्रम है, जौब है, ये सारी भी हमारे सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1951 में जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कल ही बताया था। ये जो फाइनेंशियल कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी साहब थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय हमारा 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, और इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह जी। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष हमारे वाई रेड्डी थे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी से एक प्रश्न आया था कि बच्चे के जन्म के समय विकृति का कारण क्या होता है। तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें कुछ विकृतियां होती हैं, और इसका मुख्य रूप से कारण होता है आपका गुणसूत्रीय। कौन सा? गुणसूत्रीय कारण हो गया, जेनेटिक कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, ड्रग एक्सपोजर, या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आपके क्रोमोसोम दिया गया था, तो इसमें विकृति के लिए गुणसूत्रीय कारण भी होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यहीं पर आपके ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज के विखंडन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जो कि हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है। अब ये एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, प्रश्न कुछ अलग तरीके से रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। फिलहाल के लिए अगर हम लोग अपने दिल की बात करते हैं, मतलब कि हृदय की बात करते हैं, तो शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो आपके धमनी के द्वारा होता है। वहीं पर अगर हम लोग अशुद्ध रक्त की बात करते हैं तो इसका जो प्रवाह है वो आपके सिरा के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में जो हमारे कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, इसमें से आपके कितने आर्टिफिशियल या फिर मानव निर्मित एलिमेंट हैं। इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको टोटल 118 एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें से 94 एलिमेंट आपके नेचुरल हैं। वहीं पर इसमें से जो 24 एलिमेंट हैं वो आपके आर्टिफिशियल हैं, या फिर आप इनको कृत्रिम कह सकते हैं, या फिर आप इनको मानव निर्मित एलिमेंट भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न था कि संयोजक इलेक्ट्रॉन की क्षमता में व्यवस्थित करिए। अब इसमें मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं कि किसी भी हमारे एटम के आखिरी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक टर्म और होता है जिसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और बैलेंसी अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी एटम के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों सेम हो। संयोजकता यानी कि किसी भी परमाणु के संयोजन करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग बैलेंसी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वाशिंग सोडा या धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब ऐसे तो सभी को पता होता है कि सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, लेकिन यहां पर आपसे हाइड्रेटेड वाले का पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे हम लोग वाशिंग सोडा या धावन सोडा कहते हैं, इसमें आपको जल के 10 अणु भी देखने को मिलेंगे, और इसीलिए इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। सुहागे के निर्माण में भी इसका यूज होता है। घरेलू उद्देश्यों में सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका यूज होता है। यहां से पहले प्रश्न आ चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी हमारे कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीकरण इसे कहा जाता है। वहीं पर किसी भी हमारे कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, उसे हम लोग अपचयन के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि C6H10 यानी कि 1 हेक्साइन की बात की गई है, तो इस समजात सीरीज में अगला मेंबर हमारा कौन सा होगा? तो एल्काइन की अगर हम बात करें, CnH2n-2 इसका फॉर्मूला होता है। यहां पर आप लोग 6 रखेंगे तो ये हमारा 10 आएगा, यहां पर आप लोग जब 7 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। यानी कि इस सीरीज का जो अगला मेंबर है उसका नाम होगा 1 हेप्टाइन। क्या नाम है? 1 हेप्टाइन नाम है, और फार्मूला हो जाएगा C7H12। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इस प्रकार से